तो सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के मांड्या, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के मांड्या में इस समय मौजूद हैं। आपसे कुछ देर में हम आपको उनका संबोधन के अंशों को भी सुनाएंगे जो वो संबोधित जनसभा को कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पूरी तरह से दमखम आजमा रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव कई मायनों में अहम हो जाता है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि अगर नॉर्थ के अगर सिस्टर्स की बात की जाए, 7 सिस्टर्स की बात की जाए, तो बेहद अहम चुनाव और बीजेपी के लिए जीतना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से, बीजेपी इसे गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 की जो लोकसभा चुनाव उसकी रूपरेखा भी यह चुनाव तैयार करेगा। ऐसे में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक कर्नाटक चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी या यूं कहें बीजेपी सरकार के फायरब्रांड नेता सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। ये भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाक जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना ये साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला। आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। ये कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं।
बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था? पिछली हुकूमत ने हमारे किसानों के लिए क्या किया था? और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो। कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेंट भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का
जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हों, यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और उस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने